हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो हमने स्टार्ट किया था अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। अब आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, हमारा टॉपिक का नाम है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, बट अगर हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस कंसिडर करें तो दो ब्रांचेज होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती हैं, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊं दोनों में ही, तो समझो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि अभी एक्चुअल में क्या चीज़ है, एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही इकोनॉमिक्स के जो ये ब्रांचेज हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, दोनों ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। ठीक है, और नॉर्मेटिव बोलता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अगर हम बोलें कि इंडिया को या गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो जो लेना चाहिए, करना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मेटिव। ओके, अब चलो डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लिखा है इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव क्या है, इट डील्स विद what ought to be और how the economic problem should be solved। यहाँ पे क्या आ रहा है, should, कि कैसे हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद वेरिफिकेशन। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये आप उसे एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। बट नॉर्मेटिव के केस में इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। आप इसे एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फ्यूचर की सिचुएशन है ना। हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है ना, तो आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद पर्पस क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारी इकोनॉमी की के बारे में रियल जो एक्चुअल में पोजीशन है, रियल डिस्क्रिप्शन देता है। और यहाँ पे इट एम्स टू डिटरमाइन दी आइडियल्स। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए उसे शो करता है। ओके, इसके बाद सजेस्टिव। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट पे बेस्ड है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो यहाँ पे सजेस्टिव नहीं है ये। बट नॉर्मेटिव के केस में इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड हेंस सजेस्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव है क्योंकि ये लोगों की जजमेंट, लोगों के ओपिनियंस पे बेस्ड है ना। ठीक है, कोई कह रहा है कि यस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं इट्स ओके, सही है ना। तो ये लोगों के ओपिनियन पे बेस्ड है कि लोग क्या सोच रहे हैं। ओके, इसके बाद वैल्यू जजमेंट्स। तो इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स। इसमें किसी भी तरह की वैल्यू जजमेंट नहीं होती, क्योंकि ये आपकी फैक्ट्स पे बेस्ड है। एक्चुअल में जो आपकी पोजीशन है, एक्चुअल में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वही चीज़ है, बट यहाँ पे इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे कि प्राइजेस इन इंडिया आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। येस, इंडिया में जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव में क्या आएगा, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस। ठीक है, कि स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, हम बोल रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी इतनी है, दैट इज पॉजिटिव। और इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग सब पढ़ रहे हो, दैट इज़ पॉजिटिव। और अगर मैं बोलूँ कि आप सबको पढ़ना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मेटिव। ओके, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल लिख के मत आना, बस एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो समझ गए कि पॉजिटिव क्या है और नॉर्मेटिव क्या है। सिंपली अगर क्रक्स हम बात करें तो पॉजिटिव मतलब कि अभी क्या सिचुएशन है, नॉर्मेटिव मतलब कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। तो देखिए, हमारे सब्जेक्ट का नेम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और आप 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। तो माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इसे समझते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा।
मतलब अगर आप इकोनॉमी की छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर आप इकोनॉमी की बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट आता है हमारा माइक्रो में। और अगर मैं नेशनल लेवल पे इनकम निकाल रही हूँ, जो कि आप 12th में सीखोगे, तो वो पार्ट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम मीनिंग पे चलें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड मैक्रो में इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। हम टोटल की बात करते हैं, एग्रीगेट। ठीक है, इसके बाद टूल्स क्या क्या हैं, तो माइक्रो में डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों टूल्स चलते हैं, और मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टोटल। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्राइस निकाल पाएँ, कैलकुलेट कर पाएँ। लेकिन अगर हम इस पर चलें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। इसका एम क्या है कि इनकम कितनी है हमारी इकोनॉमी में, कितना टोटल एम्प्लॉयमेंट है, उसको बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद बेसिक अजम्पशन, तो अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ठीक है, माइक्रो के केस में जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, और मैक्रो के केस में ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ठीक है, माइक्रो के केस में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, और मैक्रो के केस में माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। ओके, इसके बाद अदर नेम क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, और अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो माइक्रो में आ जाएगा इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो में क्या आएगा, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। आप पूरे देश की नेशनल इनकम निकाल रहे हो, है ना, पूरे देश की इनकम निकाल रहे हो, वो किस में आता है, मैक्रो में। और अगर मैं एक इंडिविजुअल की इनकम निकालती हूँ तो वो किस में आएगा, हमारा माइक्रो में। ठीक है, अगर हम क्लास में किसी एक बच्चे के मार्क्स पूछें तो वो माइक्रो में आएगा। पूरी क्लास या पूरे स्कूल के अगर हम मार्क्स कैलकुलेट करें, उनकी स्टडी करें, तो वो मैक्रो में आएगा। ठीक है, समझ गए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है जो हम आज वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सिंपल और छोटा सा ये टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट हमारी वांट्स बहुत सारी हैं, है ना, तो आपको चॉइस करनी पड़ती है। तो उस केस में आपको कोई ना कोई ऑप्शन ना छोड़ना पड़ता है, फोरगो करना पड़ता है, और उसी की कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मेरे पास 500 रुपये हैं, ठीक है, और मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं एक बुक परचेज कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं एक बैग ले लूँ। ओके, अब 500 रुपये में ये दोनों चीज़ें तो नहीं आ पाएंगी, मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, है ना, चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैंने सपोज बुक परचेज कर ली 500 रुपये की, तो मैंने बैग को छोड़ दिया ना, यही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो और उसकी जगह पे किसी दूसरे ऑप्शन को आप छोड़ रहे हो, फोरगो कर रहे हो, तो उसकी जो कॉस्ट है इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं कि या तो मैं एक बैंक में जॉब कर लूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे मंथली सैलरी सपोज 20,000 मिल रही है, ठीक है, या फिर मैं एक स्कूल में जॉब कर लूँ जहाँ पे मेरी मंथली सैलरी सपोज 30,000 है, या फिर मैं किसी MNC में जॉब कर लूँ जहाँ पे मेरी सैलरी सपोज 40,000 है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे देखें सैलरी वाइज, तो ऑफ कोर्स मैं MNC चूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी है, राइट। तो इसके चक्कर में अगर मैं ये 40,000 वाली जॉब चूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने इससे अगर हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखें तो वो कौन सा होगा, स्कूल, है ना। तो MNC के चक्कर में मैंने अपना ये जो स्कूल वाला ऑप्शन है इसे फोरगो करा, इसकी जो कॉस्ट है 30,000, यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगो। ठीक है, क्लियर, बस इतना टॉपिक, राइट। अब हमारा चैप्टर बस कंप्लीशन पे ही है, एक और टॉपिक बचा है दैट इज़ PPC, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।